गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर विपिन चौधरी लैब्स मेमोरी कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम उसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। लास्ट 5 वीडियोस में हम देख चुके थे कि एक विपिन बाबू एक पर्सन जो एक अच्छी बड़ी फर्म के बहुत रेपुटेड या रेस्पेक्टेड वर्कर हैं और उनके साथ एक इंसिडेंट ये होता है कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, फिर भी उनके साथ ये होता है कि एक पर्सन अननोन पर्सन आके उनको ये कहता है कि उनकी मेमोरी जो है वो रांची की ट्रीटमेंट से मिले थे और सडनली उनको रियलाइज करवाता है कि उनकी मेमोरी जो है फुल ऑन लाइफ में से उनकी मेमोरी ओनली फॉर अ वीक जो है लैप्स हो गई है। ये हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक देख लिया था। अब विपिन बाबू जो है वो बार बार अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकलेक्ट इन सेंस कि बार बार चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये रियलाइज करते हैं कि उनको बचपन की भी याद है, उनको अपने यंग एज की भी इंसिडेंट्स याद है, उनको रोज़ का जो डेली वर्क वो करते हैं, जो अपनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो फाइल्स में वर्क करते हैं, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट डे टू डे याद है। तो उनको ये सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है, अचरज होता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ को मेमोराइज कर पा रहा हूँ, तो मैं एक वीक कैसे भूल सकता हूँ, एक रांची का एक पार्ट कैसे भूल सकता हूँ कि मैं रांची ट्रिप पे गया हूँ और 1 वीक मेरे मेमोरी में से वो 1 वीक का पार्ट कैसे लैप्स हो सकता है। तो इसी को रिकलेक्ट करते करते उनके घर पर एक उनका चाइल्डहुड फ्रेंड जो उनके साथ पढ़ चुका है वो वहाँ पर आता है। उनको ये भी याद है कि वो पहले भी आ चुका है उनसे मिलने के लिए जॉब के सिलसिले में और वो उसको मना भी कर चुके हैं। उसका नाम चुनीलाल है और वो उसको मना भी कर चुके हैं कि वो जो है उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते और उसको कोई जॉब नहीं दिला सकते क्योंकि वो एक हार्ड वर्कर पर्सन नहीं है। अब वो उनसे घर पे दोबारा से मिलने आए जब सर्वेंट विपिन बाबू को ये कहता है कि आपसे मिलने चुनीलाल आए हैं, तो वो उनको पहले मना कर देता है मिलने से। फिर उसको याद आता है तो वो क्यों ना मैं एक रिमाइंडर डाल दूँ कि उसको कुछ मेरे बारे में पता है। तो वो उससे आके मिलते हैं और उसको पूछते हैं कि मैं 58 में कहाँ गया था। उसके बाद से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। अब वो चुनीलाल को पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि मैं रांची गया था। चुनी's लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनफिक्स्ड विद वरी। अब चुनी की जो लुक था वो बड़ा ही वरीड करने वाला था कि ये ऐसे मुझसे क्यों पूछ रहा है कि वाकई में गया था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एंड ऑल। तो वो क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम नहीं गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली। वो फिर से कंफर्म करते हैं विपिन बाबू की क्या मैं सच में गया था, तुम्हें अच्छे से याद है। चुनी सैट down on the sofa, fixed Vipin Babu with a long hard stare and said, "Vipin, have you taken to drug or something?" अब चुनीलाल जो था वो सोफे पे बैठ गया और विपिन बाबू को फिक्स्ड आई से घूर घूर के देखने लग गया। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद वो उसको विपिन बाबू को पूछता है चुनीलाल कि क्या तुम कोई दवाई ले रहे हो या कुछ तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. तो वो कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो हर एक चीज़ दिमाग में रिकॉर्ड की तरफ फिट रहती है और तुम हर कॉन्सेप्ट में अपने क्लियर हो। I know that our old friendship didn't mean much to you, but at least you had a good memory. अब वो क्या कह रहा है कि हमारी जो पुरानी दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम हमारी मेमोरीज के बारे में भी सब, मतलब हमारी फ्रेंडशिप के बारे में भी सब तुम्हें अच्छे से याद है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटेन अबाउट द रांची ट्रिप। तो क्या कह रहा है कि अब तुम ये मत कहो कि तुम्हें रांची ट्रिप के बारे में तुम भूल गए हो या तुम्हें कुछ याद नहीं है। विपिन बाबू had to turn away from Chuni's incredulous stare। अब वो चुनी बाबू जो है वो उसकी इस तरह के घूरने से बहुत इरिटेट हो चुके कि ये क्या सोच रहा होगा या इसके माइंड में क्या हो रहा होगा कि मैं भूल गया हूँ कि मेरी मेमोरी लैप्स हो गई है। तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुनीलाल। अब वो
विपिन बाबू उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, नजर से नजर नहीं मिला पा रहे थे। इतने में चुनीलाल ने एक उनको क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी। तो विपिन बाबू बड़े 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि ऑफ कोर्स याद है, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट and you don't remember that it was remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi। तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, ठीक है, तो तुम्हें ये याद नहीं कि तुम्हारी रांची की टिकट भी मैंने ही बुक करवाई थी। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it। अब वो और प्रूफ दे रहा है भाई, पहले एक अननोन पर्सन आके तो मिल ही गया था, अब वो और प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रहा है। तो ये चुनीलाल ने एक और बड़ा प्रूफ दे दिया कि जो आपकी जो रांची की टिकट थी वो मैंने बुक करवाई थी, आपको रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने आया था, आपके कंपार्टमेंट में 2 फैंस थे, उसमें से एक नहीं चल रहा था, तो मैं इलेक्ट्रिशियन को भी बुला के आया था और उसको ठीक करवाया था। अब ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ होता है तो हम भी यही सोच में पड़ जाते हैं कि इतना कुछ लोगों को याद है तो हमें कोई से कुछ याद नहीं है। Have you forgotten everything? अब वो क्या पूछा, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? Whatever is the matter with you? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? You don't look too well, you know। अब वो क्या कह रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें कहीं कुछ दिखाना चाहिए। विपिन बाबू शाइड एंड shook his head। विपिन बाबू बहुत चिंता में आ गए और उन्होंने अपना गर्दन से जो है वो नीचे झुकाकर बैठ गए। I have been working too hard, he said at last। That must be the reason। अब वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ ना, इस वजह से मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और यही एक कारण हो सकता है। Must see about consulting a specialist। तो चुनीलाल क्या कहता है कि आपको एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि क्या हुआ है। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job। अब विपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देखकर चुन्नीलाल ने कोई जॉब के लिए बात नहीं की और चुपचाप वहां से चला गया। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose। अब यहाँ पर एक फिजिशियन डॉक्टर है जिनका नाम है परेश चंदा और काफी ब्राइट आइज और शार्प नोज वाले पर्सन है। He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms। अब उन्होंने पूरी विपिन बाबू से मिले और उनके सारे सिम्टम्स जो थे वो सुने। Look, Dr. Chandra, said Bipin Babu desperately, you must cure me for this horrible illness। विपिन बाबू ने क्या कहा कि देखिए डॉक्टर, आपको कुछ भी करना पड़े लेकिन मुझे इस हॉरिबल इलनेस से यानी कि इस डरावनी स्थिति से बाहर निकालो। ऑब्वियसली ये जो कंडीशंस थी वो काफ़ी हॉरिबल सी हो गई थी, क्योंकि पर्सन आपके साथ भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि पूरी लाइफ याद है, सिर्फ लाइफ का एक वीक याद नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमें हमारी फुल ऑन लाइफ याद है लेकिन 1 वीक को हम मिस कर रहे हैं। I can't tell you how it's affecting my work। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि चीज़ मुझे कितनी परेशान कर रही है और उसका सीधा इफेक्ट जो है वो मेरे काम पे जा रहा है। डॉक्टर चंदा shook his head। डॉक्टर चंदा अपनी गर्दन को हिलाए जा रहे थे। You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours। अब डॉक्टर चंदा क्या कह रहे हैं, डॉक्टर चंदा भी कि मिस्टर चौधरी, आपको पता है कि आपका जैसा जो केस है ऐसा मैंने आज से पहले कहीं पर भी नहीं देखा है, ना ही कहीं सुना है। Frankly, this is quite outside my field of experience। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे जितना एक्सपीरियंस है उससे ये बाहर का किस्सा है या बाहर का उसके आउट ऑफ रेंज है, यानी कि जो भी डॉक्टर्स के साथ इस तरह के मेमोरेबल केसेस होते हैं उसको डॉक्टर बहुत
कह सकते हैं कि उनको काफ़ी अटेंड करते हैं। और ऐसे में ये जो एक्सपीरियंस था ये काफ़ी एक्सपीरियंस लेस था। बट आई हैव वन सजेशन, मेरे पास एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। अब वो जो काम है वो आप करते रहेंगे लेकिन इससे कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन जो भी इससे रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट है ये मैं ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले कालांश में देखा था कि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि ध्वनि कविता है जिसके माध्यम से हमें पूर्ण जिजीविका से जीने का मर्म समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें यह जीवन मिला है, उस जीवन का किस प्रकार सदुपयोग किया जाए उसके बारे में हमें यह कविता हमें कविता आगे बढ़ने के लिए, उत्साह होकर जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाली कविता है। और हमने निराला जी का जो परिचय था वह पढ़ लिया था। 1896 में मेदिनीपुर में महिषादल में उनका जन्म हुआ था और ये पूर्ण ओजस्विता के कवि रहे हैं। उनका किस प्रकार उनके पूरे परिवार का निधन हो गया, फिर भी ऐसे कवि निराला जी रहे जिन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर भारत माता की कोख में जीवन जीते हुए उन्होंने हमारे सामने इतने बड़े बृहद साहित्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे कवि निराला जी रहे हैं जिन्होंने हमारे सामने ध्वनि कविता द्वारा हमें जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में आने वाली विषमताओं का किस प्रकार निराकरण करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म है, जब मनुष्य जन्म में हम छोटे से बालक थे तब भी गिरकर बड़े हुए, खेलना कूदना गिरना उठना सब हमारे स्वाभाविक क्रियाएं हैं और उसी प्रकार उन सब क्रियाओं को करते हुए हमें मनुष्य जन्म में आगे बढ़ना है। हमारे जीवन का ये प्रथम चरण है और किस प्रकार निराला जी ने अपनी कविता द्वारा समझाने का प्रयास किया है। हम कविता पर चलते हैं। अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी कहना चाहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो आया है, अभी अभी मेरे जीवन मुझे मिला है, मेरा जीवन अभी प्राप्त हुआ है और मेरे जीवन में अभी यौवनावस्था शुरू हुई है, वसंत का आगमन हुआ है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे तो अभी वसंत आगमन हुआ है और वसंत आगमन के कारण मेरा अंत अभी नहीं होगा। निराला जी कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अभी अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में यौवनावस्था हुई है। जिस प्रकार वसंत आगमन होता है, वसंत ऋतु देखी है हमने, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है, प्रकृति में नवीन पल्लव खिलने लग जाते हैं, नए नए पत्ते लगने शुरू हो जाते हैं, प्रकृति में बदलाव होता है। उसी प्रकार कवि निराला भी कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में बदलाव हो रहा है, मेरे जीवन में यौवनावस्था शुरू हुई है, इसीलिए मेरे जीवन में अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो आया है। यहाँ पर मृदुल का अर्थ है, मृदुल का अर्थ है कोमल, मेरे जीवन में मृदुल वसंत, वसंत ऋतु या कोमल भावनाएं, वसंत ऋतु या कोमल भावनाएं, इस प्रकार अभी अभी तो अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि कहते हैं हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। जिस प्रकार हरे हरे पत्तों से, जिस प्रकार पत्तों से और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निकलता है ना, कैसे, जैसे पत्ते किस पर लगते हैं, कलिया और पत्ते दोनों किस पर, डालियों पर। जिस प्रकार डालियों पर पत्ते और कलियां खिलती हैं तो डालियां सुंदर निखार आता है, उसी प्रकार
हमारे जीवन में भी उसी प्रकार मेरे जीवन में भी वसंत आगमन हुआ है, मेरे जीवन में भी यौवनावस्था का आरंभ हुआ है और यौवनावस्था का आरंभ होने से मेरे जीवन का भी अंत नहीं होगा। मेरे शरीर का सुंदर, जिस प्रकार प्रकृति वसंत के आगमन पर डालियों, कलियों और पत्तों से डालियों का सुंदर आकार निकलता है, उनका विकास होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी उत्साह युक्त और मनोरम कल्पनाएं हैं, मनोरम भावनाएं हैं, कोमल भावनाओं से शरीर का सुंदर विकास हुआ है और यह उत्साहयुक्त जीवन आगे बढ़ने वाला है। मेरे जीवन में अभी अंत होना नहीं है, इस प्रकार निराला जी कहना चाहते हैं। अगर इस प्रकार का पद्यांश भी आ जाए तो हमें पद्यांश आता है, हमारे 6 नंबर का व्याख्या आती है, उसमें हमें मूल रूप से पहले तो प्रसंग लिखना पड़ता है, प्रसंग है या सप्रसंग, फिर व्याख्या आती है और तीसरा पॉइंट आता है विशेष, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अब इसकी व्याख्या के बारे में हम करें तो ये तो भावार्थ था, अब यहाँ व्याख्या सह प्रसंग करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के कवि निराला जी द्वारा रचित ध्वनि कविता से लिया गया है, जिसमें निराला जी ने मानवीय जीवन को आगे बढ़ने, उत्साहयुक्त जीवन को वसंत के रूपक द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। व्याख्या में कहें तो पूरी व्याख्या आ जाएगी। कवि निराला कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी तो मेरे जीवन में मृदुल कोमल भावनाओं का विकास हुआ है, वसंत का आगमन हुआ है, इसीलिए मेरे जीवन का भी अंत नहीं होगा। जिस प्रकार वसंत के आगमन से हरे हरे पत्ते और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निकलता है, सुंदर विकास होता है और मनोरम वातावरण बनता है, वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार मेरे शरीर में भी यौवनावस्था का आरंभ हुआ है, यौवन का आरंभ हुआ है और यौवनावस्था का आरंभ होने से मेरे जीवन का सुंदर विकास होगा और आगे बढ़ना, उत्साहयुक्त जीवन का विकास होगा। इस प्रकार मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। मेरे सामने जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन मेरा अभी अंत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत आगे जीवन जीना है, मेरे आगे बहुत सारा जीवन पड़ा हुआ है, इसलिए मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार व्याख्या होगी। विशेष में क्या होगी? कवि उत्साहयुक्त जीवन, उत्साहयुक्त जीवन, उत्साहयुक्त जीवन जीने की प्रेरणा, प्रेरणा दे रहा है। पहला हो गया उत्साहित जीवन जीने की। दूसरा आ गया कि यह, इसमें कवि को आशावादी है, कवि का आशावादी रूप निखरा है ना। कवि को आशा है कि उसके जीवन में भी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि उसके जिस प्रकार वसंत का आगमन होता है, उसी प्रकार मेरे भी वसंत रूपी जीवनावस्था में यौवनावस्था का आरंभ हुआ है, यौवन हुआ है और यौवन में अभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार निराला जी की ये जो पंक्तियां हैं, आगे की जो पंक्तियां हैं, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे कवि जो भी आगे जो पंक्तियां हैं, चंद्रालस जो भी हैं, ये मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, इस प्रकार जो पंक्तियां हैं आगे की, उसकी व्याख्या हम कल करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने पाठ 4 सदैव पुरतो निधि चरणम तक पूरा उस लेसन को हमने कंप्लीट कर लिया था। कि वो गीत था, उस गीत को रचने वाले थे पंडित श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने क्या कहा था कि हे मनुष्यों, तुम कठिनाइयों का सामना करते हुए हमेशा आगे आगे बढ़ते रहो। यानी कभी भी कोई भी समस्या आ जाए, कठिनाई आ जाए, विपदा आ जाए, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। घबरा करके काम करोगे तो कोई भी काम नहीं होगा। आप घबराओ मत और उसका हिम्मत के साथ उस कठिनाई का सामना करो, यही हमको संदेश दिया था। और जीवन में तो बहुत पहाड़ जैसी, हिंसक जानवर जैसी, उसके बाद तीखे नुकीले पत्थर जैसी, यानी कई प्रकार की छोटी बड़ी समस्या आती है। उन समस्याओं से घबरा करके काम कोई करना नहीं चाहिए। हमेशा हिम्मत के साथ हमें उस समस्या का समाधान कर लेना
चाहिए। ये हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था और उसकी क्वेश्चन भी मैंने बताए तो नहीं थे, लेकिन अभी बता रही हूँ कि स्वकिम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या है, बल, बलम, हमारा साधन क्या है, बल, यानी बल के बलबूते पर ही हम हर काम को पूरा कर सकते हैं। पति के विषमा प्रखरा, है ना, रास्ते में कैसे पत्थर आपको मिलेंगे, प्रखरा, आप कैसे पत्थर मिलेंगे, विषमा पृथ्वी के विषमा प्रखरा, पथि पाषाणा, यानी रास्ते में पत्थर जैसे नुकीले नुकीले तीखे छोटे मोटे पत्थर मिलेंगे। सततम किम करणीयम, ध्येय सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हमारे ध्येय का स्मरण करना चाहिए, हमारे लक्ष्य को याद रखना चाहिए। ऐतिहासिक गीत से रचयिता कह श्रीधर भास्कर वणेकर जी, स कीदृश कवि मन्यते, वो कैसे कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी कवि। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ संख्या 5, जिसका प्रसंग है कंट के नेव कंटकम। कंटक का मतलब है कांटा, ने के अंदर ए मिलाओ, एव, एव का मतलब ही, यानी कांटों से ही कांटा निकलता है। इस लेसन के ऊपर अपन बातचीत करेंगे। एक बार बता देती हूँ कि आपने सुना होगा कि लोहे को लोहा काटता है, ऐसा हमने सुना है, यानी कांटे को कांटा ही निकालता है। यानी इंग्लिश में भी कहते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी हमारे साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको उसका सबक सिखा करके उसको उस चीज़ का एहसास उसको दिलाना चाहिए, तभी उसके दिमाग में आएगा मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमेशा जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो किस तरह से उस व्याध का मतलब शिकारी ने किस तरह से उस सिंह को जाल से बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद सिंह तो कहे मैं तुमको खाऊं, बेचारा वो व्याध जो था शिकारी बड़ा घबरा गया, मैंने तो इसके साथ भला किया और उसको जाल से बाहर निकाला और इसने मुझे ही खाने की सोची। इस तरह से फिर एक लोमश थी, एक लोमड़ी थी, लोमड़ी ने उनको एक युक्ति दी कि ऐसा नहीं ऐसा, उनको कहो कैसे बंद थे जाल में, फिर वापस पुनः शेर उसको उस जाल में बंद कैसे वो कर देता है चंचल। इस तरह से हम इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे कि हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर गलत व्यवहार करोगे तो उसका परिणाम आपको वैसा ही मिलेगा। तो पाठ को हम शुरू करेंगे। कंटके नेव कंटकम, यानी कांटों से ही कांटा निकलता है। देखो ध्यान देंगे, किताब में ध्यान दो। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। एक लोक कथा यानी कहावत कही गई है कि कांटों से ही कांटा निकलता है, यानी जैसे को तैसा। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। अब पंचतंत्र को किसने लिखा, पंडित विष्णु शर्मा ने, है ना। और हितोपदेश ग्रंथ को लिखा था पंडित नारायण शर्मा ने। और हम पहले भी पढ़े हैं कि पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने की और वहाँ पर उन्होंने पात्र हमेशा पशु पक्षियों के बनाए, इन पशु पक्षियों के माध्यम से ही हमको उन्होंने बहुत बड़े बड़े संदेश दिए हैं और अच्छी अच्छी शिक्षा दी है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। क्या कहा कि संकट में अगर आप धैर्य नहीं रखोगे, संकट में आप चतुराई नहीं रखोगे तो आपको बहुत ही भारी नुकसान, यानी आपकी हानि हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमें संकट में धैर्य, बड़ा सोच समझ कर, बड़ी हिम्मत के साथ हमें वो काम पूरा करना चाहिए। जैसे कि उसने व्याध का काम हुआ था, शिकारी ने किस तरह से उस लोमड़ी का सहारा लेकर के अपने प्राणों को बचाया था। कहने का मतलब कि संकट में भी हमें चतुराई से, बड़ी धैर्यता से सोच विचार करके हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। तो शुरू करेंगे पाठ को। आसित कश्चित चंचलो नामः व्याधः। अब व्याध का मतलब होता है शिकारी, कश्चित का मतलब कोई, आसित का मतलब था, नाम का मतलब नाम, और चंचलो का मतलब उस शिकारी का नाम चंचल। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीया जीविकाम निर्वाहयति स्म, यानी पशु पक्षी जो भी होते हैं ना, पक्षी मृग जो भी पक्षी छोटे जो जीव होते हैं उनको जाल में बांध करके पकड़ करके उसको बेचता था। इस तरह से अपना जीवन यापन करता था, उसकी जीविकाओं को चलाता था, अपना घर चलाता था। कैसे घर चलाता था, पक्षी मृगादिना ग्रहणीन, यानी पशु छोटे छोटे पक्षी, इनको वो जाल में बंद करके पकड़ करके उसको बेच करके अपना जीवन यापन करता था। एकदा, एक अवयव शब्द एक दिन, एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान,
आगतवान, ये भी प्रत्यय है, त्वतु प्रत्यय। आगतवान ये आधन त्वतु, आगम धन त्वतु, यानी पठितवान, गतवान, चलितवान, खादितवान, ये त्वतु प्रत्यय होता है जो भूतकाल में चलता है, यानी खाया था, पढ़ा था, आया था, ऐसे। क्या कह रहे हैं? एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक दिन उसने जाल को विस्तीर्य का मतलब बिछा करके गृहम आगतवान, यानी अपने घर को लौटाया। क्यों लौटाया? क्योंकि उसने सोचा मैं घर आ जाऊंगा तो बिल्कुल सुनसान उस जंगल में आराम से कोई भी जीव जो आएगा आसानी से आ जाएगा। घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, यानी दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा सह दृष्टवान। देखो यदा भी अवश्य जब, और तदा मीन्स तब, यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब। क्या कहा? जाल बिछा करके जब वो घर आया, और अन्यस्मिन् दिवसे यानी दूसरे दिन प्रातः काल सुबह में है जब वो चंचल नाम का जो शिकारी था वह वन गया, तब, तदा मीन्स तब, तब सह दृष्टवान, सह का मतलब वह, पुल्लिंग के लिए सह लगता है, स्त्रीलिंग के लिए सा लगता है। सह दृष्टवान, उसने देखा कि, यत का मतलब कि, तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्या, दौर्भाग्य का मतलब दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से बुरे भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, व्याघ्र का मतलब था बाघ, बाघ मतलब शेर। देखो व्याध का मतलब होता है शिकारी, और व्याघ्र का मतलब होता है शेर, दोनों अलग अलग हैं। बोलने में तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ये बड़े कन्फ्यूज़न लगती है कि व्याध और व्याघ्र, व्याध का मतलब ये पुल्लिंग है, जैसे कि जिसकी भी नाम के पीछे विसर्ग आता है इसका मतलब पुल्लिंग है, जैसे रामः, बालकः, गजः, मयूरः, अश्वः, तो इसका मतलब कोई न कोई पुरुष वर्ग है। व्याध का मतलब होता है शिकारी, और व्याघ्र का मतलब होता है शेर, है ना। ये भी पुल्लिंग ही है, लेकिन ये शेर है, बाघ है। क्या देखा उसने दूसरे दिन, जब दूसरे दिन वो गया वहाँ पर जहाँ पर जाल बिछा करके आया वहाँ पर गया, तो उसने क्या देखा कि तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत, यानी जब उसने दूसरे दिन जा करके उस जाल को देखा तो एक बहुत बड़ा बाघ उसके अंदर फंसा हुआ था, यानी फंस गया था, उस जाल के अंदर बंध गया था। सो अचिंतित, अब वो चिंतन करने लगा, ओ मेरे इस जाल में शेर आ गया, बड़ा वो चिंतन करने लगा, यानी बड़ा सोचने लगा कि क्या सोचने लगा? व्याघ्र माम खादिष्यति, अहम माम मुझको, कर्ता ने कर्म को, अहम अश्म शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, व्याघ्र माम खादिष्यति, ये जो शेर है, ये जो बाघ है, ये मुझे जरूर खा जाएगा। अतएवं पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो करणीयम अनिर प्रत्यय आया, क्री धातु धन अनिर प्रत्यय, करणीयम यानी करना चाहिए, पठ धन अनियर, पठनीय पढ़ना चाहिए, ये अनिर प्रत्यय है ना। नहीं पढ़ा है, लेकिन अपन आगे की क्लासों में हम थोड़ी बहुत ग्रामर भी शुरू करेंगे। तो क्या कहा उस शिकारी ने, क्या सोचा कि व्याघ्र माम खादिशी, तो बाघ मुझे खा जाएगा, अतएवं पलायनम करणीय, इसलिए मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जैसे वो शिकारी सोचने लगा मैं भागूं, तो व्याघ्र न्यवेदयत, तो व्याघ्र ने निवेदन किया, यानी जो बाघ था ना उसने प्रार्थना की शिकारी से, क्या कही कि भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे होगा? यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, यानी इस जाल से मुझे मुक्त कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तर्हि, तो अवयव शब्द है, तरी अहम त्वा न हनिष्यामि, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तुम्हारा कल्याण होगा, और अहम मिस मैं त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हारी कोई हानि नहीं करूँगा, यानी मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम अगर मुझसे डर रहे हो कि शेर मुझे खा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें खाऊँगा नहीं, इसलिए मुझे इस जाल से मुझे मुक्त कर दो, ऐसा उस बाघ ने उस शिकारी से कहा। ये एक गद्यांश हुआ यहाँ तक, तो इसलिए आप इसका हिंदी भावार्थ करेंगे, हिंदी व्याख्या, पहला प्रसंग देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा की पंचम पाठ कंटक में कंटकम नामक पाठ से लिया गया है। इसकी यह पंचतंत्र नामक पुस्तक से ली गई है, और इसमें किस तरह से जैसे को तैसा फल मिलता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब आगे का हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल विच आर rhombus शेप एंड ईच ऑफ दिस डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ 4 रुपीज़। क्लियर। तो इसमें ये बताना है कि जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का जो फ्लोर है, मतलब फ्लोर तो आप समझते हो फर्स्ट, तो उसमें 3000 टाइल्स लगी, मतलब लगा नहीं है, मतलब लगी हुई है, 3000 टाइल्स लगी, और वो भी कौन सी शेप की? रोम्बस। अब रोम्बस की शेप तो आपको पता है कि स्क्वायर शेप की होती है और थोड़ी तिरछी, मतलब टाइल शेप की तिरछी शेप की होती है। तो रोम्बस शेप की टाइल्स है और उसके डायगोनल, मतलब दोनों डायगोनल दे रखे हैं आपको 45 डिग्री और 30 सेंटीमीटर। अब जो फर्श है, फर्श अंदर ही होता, मतलब टाइल लग, रूम के अंदर टाइल लगानी है, ठीक है, टाइल्स लगानी है। तो अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है? एरिया, मतलब हमें ये बताना है कि उसकी उस फ्लोर पे हमें पॉलिश करनी है। तो उसकी कॉस्ट आपको दे रखी कि 1 मीटर पर मीटर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको 4 दे रखी है यहाँ पर। तो पूरे फ्लोर पर मतलब 3000 टाइल्स पर पॉलिशिंग करवाने में उसको कितना पे करना होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? 1 टाइल का हम एरिया फाइंड करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि 3000 टाइल का एरिया कितना और कितनी पॉलिशिंग का खर्चा आएगा। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर पहले 1 टाइल का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर नहीं, एरिया है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिशिंग करनी है फ्लोर की। तो यहाँ पर देखना, सबसे फर्स्ट लिखोगे यहाँ पर रोम्बस शेप की आपके यहाँ पर क्या है? टाइल्स है, इसलिए हम रोम्बस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन नंबर है आपके 6, जिसे लिखना है एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल। पहले हम क्या करेंगे? 1 टाइल का फाइंड करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि 3000 टाइल्स का कितना होगा। तो 1 टाइल का कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2, मतलब वही प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो वो D1 इंटू D2 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर हाफ इंटू D1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर दे रखी है? 45, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? D2 की वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जाएगा? 2 के टेबल से ये कट जाएगा आपके 15 टाइम। अब 15 और 45 को मल्टीप्लाई करना है। 15 5 से कितना होता है? 75, 6 कैरी 7 कैरी, 15 4 60, 60 और 7 67, तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होगा कि 1 टाइल का जो एरिया है वो कितना दे रखा है? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। जो यूनिट है वही यूज़ करनी है आपको। अब यहाँ पर हमें 3000, हमारे पास टाइल्स कितनी है? 3000। तो यहाँ पर लिखना नाउ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। अब 3000 टाइल्स की कितनी हो जाएगी? 3000 इंटू 1 की कितनी थी? 675 एरिया था, तो 3000 का एरिया कितना आ जाएगा? अब 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, 3 5 से कितने हो गए? 15, 1 कैरी 3, ये हो जाएंगे आपके 3 7 21 और 2 21 और 1 कैरी 22, यहाँ पर 2 कैरी, फिर 3 6 18 के बाद और 2, ये हो गए 20, ठीक है। 2025 तो मल्टीप्लाई करने पर है, और कितने जीरो आ जाएंगे लास्ट में? 30। तो ये आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स क्या कि 3000 टाइल्स का एरिया कितना आ गया पूरा? ये, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब नेक्स्ट है, अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर हमें फाइंड करना है कॉस्ट, मतलब इस एरिया पे पॉलिश कराने पर, इतने एरिया पे पॉलिश कराने पर उसको कितना पे करना होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर। जैसे 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा था? कॉस्ट कितनी दे रखी थी? 4 मीटर पर मीटर स्क्वायर है। बट यहाँ पर हमारा जो एरिया आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे। जो भी एरिया हमारे आया था, हमारे एरिया कितना आया था? जैसे 3000 टाइल का एरिया कितना आया था, तो हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आगे यहाँ लिख रही हूँ वी कन्वर्ट इंटू मीटर स्क्वायर। जो भी हमारा एरिया था उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा एरिया कितना था?
ये हमारे एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पता है, ये यूनिट मैंने आपको लिखवा भी दी थी कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 30 से 30 कट और यहाँ पर डेसिमल यूज़ हो जाएगा। तो आंसर कितने आ गए, 202.5 ये आ गए मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर में आ गया तो 1 की कॉस्ट आपको दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देना देयरफॉर या सो द कॉस्ट ऑफ 3,000 टाइल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब क्या करना है, आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। द कॉस्ट ऑफ फॉर फ्लोर पॉलिशिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करनी है फॉर पॉलिशिंग की, अब मतलब पॉलिश करवाना है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर एरिया कितना दे रखा था, 202.5 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि 1 मीटर का दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 4, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी वो, ठीक है। मतलब पूरे फ्लोर का एरिया ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 से कितना हो गया, 20, ठीक है। यहाँ पर 2 फिर 4 यहाँ पर हो जाएगा आपके 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर हो जाएगा आपके 2, ये हो जाएगा आपके, उसके बाद 4, ये 2 हो गया और ये आपके आंसर आ जाएंगे 4 2 ज़ा 8। एक सेकेंड फिर से देखो 2000, यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20, फिर यहाँ पर 2 कैरी, ठीक है, 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपके 1, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर 810 आ गया, कितना आया 810.0, यहाँ पर डेसिमल यूज़ हो जाएगा तो 810 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए 810 पॉइंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 810 लिख सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या है कि फ्लोर पर पॉलिशिंग करवाने पर कितने उसको कितना पे करना पड़ेगा, 810 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन ये इसके फाइनल आंसर है। ये 0.0 है तो आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट नहीं है, 0 है तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये 810 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखना, मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। जैसे आपको बुक में डायग्राम दे रखा है, एक फील्ड दे रखा है, बीच में दिख रहा है फील्ड, वो भी ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है, ठीक है। और इसके दोनों साइड, एक साइड तो आपकी रिवर दे रखी है, मतलब ऊपर देखो नीचे तो रिवर दे रखी है, और एक साइड आपको एक साइड क्या दे रखा है इसके, रोड, ठीक है। और बीच में आपको फील्ड, मतलब दोनों साइड, एक साइड तो रिवर है और एक साइड रोड दे रखा है और बीच में फील्ड बना हुआ है, ठीक है। उस फील्ड का आपको ऑलरेडी एरिया दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें ये दे रखा है कि इसकी 2 पैरेलल साइड, जैसे ऊपर वाली इसकी हाइट तो कितनी दे रखी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 100 मीटर, तो ये आपकी हाइट हो गई, क्लियर। ट्रेपेजियम है, इसमें एरिया फाइंड नहीं करना, एरिया दे रखा है। इसमें देखो ये दे रखा है कि पहले साइड जो है, इसकी जो पहले साइड है, जो रिवर वाली जो पहले साइड है वो रोड वाली पहले साइड से क्या है, ट्वाइस है। जो रिवर वाली जो पहले साइड है वो रोड वाली पहले साइड से क्या है, ट्वाइस है। तो पहले वाली क्या ले ली, x, मतलब हमें किसी की भी नहीं दे रखी, तो पहले वाली x है, पहली वाली क्या दे रखी है यहाँ पर x, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी 2x। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर साइड अलोंग द रिवर, तो आपको रिवर वाली फाइंड करनी है। तो जो भी 2x, मतलब यहाँ पर रिवर वाली 2x वाली फाइंड करनी है, तो इसमें आपके जो भी आंसर आएंगे x करके लिखना है। जैसे पहली वाली क्या हो जाएगी, पहले साइड लिख दो x, सेकंड वाली क्या हो जाएगी 2x, ट्वाइस मीन्स क्या होगा 2x, एरिया दे रखा है, फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, इसको इक्वल में लेकर करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको
नोटबुक में आपका होमवर्क है, ठीक है आज का। तो ये एरिया दे रखा है, उसको इक्वल में करके लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टॉप सरफेस ऑफ द रेस प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोन सरफेस। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। इसे क्वेश्चन नंबर है आपके 9। इसमें क्या है कि एक ऑक्टागोनल क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऑक्टागोन का मीन्स समझते हो ना कि इसमें 8 साइड, मतलब 8 साइड कॉल पॉलीगॉन क्या होता है, ऑक्टागोन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ऑक्टागोनल बना रही हूँ मैं, यहाँ पर डायग्राम आपको बनाना है सब नोटबुक में, वो भी आपको पेंसिल से, ठीक है। ये ऑक्टागोनल शेप है, इसमें 8 साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। 8 साइड हो गई। अब इसमें देखो, जैसे ये कितनी दे रखी, 5 मीटर दे रखी है, जैसे यहाँ पर ये इस टाइप से दे रखा, और इसकी डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखी 11 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी, 11 मीटर, क्लियर। अब इसे देखना कि यहाँ पर ऑक्टागोनल शेप का एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, और इसमें आपको ये बताना है कि इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देख तो ये दे रखी है, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट 3 पार्ट। जैसे 1 ऑलरेडी फर्स्ट तो था हमारे पास, फिर मैंने एक और यहाँ पर एक सेल्फ कंस्ट्रक्शन और किया मैंने, तो यहाँ पर आप एक सेल्फ कंस्ट्रक्शन और कर देना, मतलब एक लाइन और ड्रॉ कर देना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 2 ट्रेपेजियम शेप बन रही है, एक तो फर्स्ट और एक ये लास्ट वाली दिख रही है आपको, सेकंड, ठीक है। ये दोनों ट्रेपेजियम की शेप हो गई, और ये जो बीच वाला ये कौन सा हो गया आपके, रेक्टेंगल पार्ट। कौन सा हो गया, रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, हमें ओवरऑल एरिया फाइंड करना है, तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रेपेजियम का फॉर्मूला फाइंड कर लोगे, सॉरी एरिया फाइंड करोगे फॉर्मूले से, और एक रेक्टेंगल का फाइंड करोगे, और तीनों के एरिया को हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो लास्ट में ओवरऑल ऑक्टागोनल आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो पहले हम देखो, अब यहाँ पर ऑक्टागोनल की जितनी भी साइड है वो सब इक्वल होगी, तो ये 5 है, ये सब 5 की हो जाएगी, ठीक है, ये सब 5 की हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हम यहाँ पर पहले ये वाला ट्रेपेजियम फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या तो आप इसको लेवल भी दे सकते हो, 1 2 3 इस टाइप से अलग अलग फाइंड करके भी हम इसको कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे नेम दे दो आप, ABCD EFGH, ठीक है। नहीं तो आप डाय भी लिख देना, ठीक है, डाय भी इसको ऐसा करके लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही हाफ, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, वो आपको लिखना है, ठीक है। हाफ, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4 इंटू इसकी सम ऑफ पहले साइड कितनी होगी 11, और यहाँ पर कितना होगा 5 ही होगा, ठीक है, ये 5 ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 11 अपोजिट साइड या इक्वल, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 11 प्लस 5। अब देखो 2 के टेबल से ये कट रहा है 2 टाइम्स, और 2 इंटू 11 और 5 कितना होता है 16, 2 इंटू 16 कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर। ये तो 1 ट्रेपेजियम का है, सेम एज इट इज़ ये वाला ट्रेपेजियम है। सेम ट्रेपेजियम कौन सा है 3, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब सेकंड वाला जो ट्रेपेजियम है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड, जो थर्ड वाला जो ट्रेपेजियम है आपके, तो सेकंड तो हमारा रेक्टेंगल है, और थर्ड वाला जो ये है तो इसका भी यही एरिया होगा सेम, लिख देना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैं यहाँ पर आप इसको अलग अलग भी फाइंड कर सकते थे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, ठीक है, 1 और 3 दोनों क्या इक्वल है, तो ये 32 है, तो ये भी 32 हो जाएगा, तो 32 कितना, तो टोटल कितना हो गया 32 और 30, तो ये भी कितना हो गया 32 हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड, मतलब 3 नंबर का ट्रेपेजियम है, ठीक है ये, तो ये कौन सा हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 32। अब आपके नेक्स्ट रेक्टेंगल, जैसे एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, इसको मैंने कौन सा लेबल दिया था यहाँ पर 2 करके दिया था, ठीक है। एक तो फर्स्ट और 3 इक्वल हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 दिया था मैंने, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे L इंटू बी, तो इसका क्या होता है 11 इंटू 5 तो 55 मीटर स्क्वायर। तो टोटल अब क्या हो जाएगा टोटल एरिया, सो टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोन प्लेटफॉर्म, देखो दोनों ट्रेपेजियम 32 ठीक है, और इसका कितना आया था 55, दोनों ट्रेपेजियम इक्वल थे तो ये 64 और 55 कितने हो गए, ये 9 और ये 6 और ये 6 और 5 119 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके पूरा कंप्लीट हो गया, इसको पूरा फिर से समझना आप, ठीक है, सिस्टमेटिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू। वेलकम टू क्लास 8 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पार्ट 7 पढ़ेंगे। 6 पार्ट में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 5 में लिया था। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं ये चीज़ आपको याद रखने वाली है। मेल हार्मोन कौन सा है तो टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन कौन सा है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब है नेक्स्ट यहाँ पर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, दोनों के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, दोनों के ऑर्गन का रोल क्या होता है, यूट्रस है तो उसका क्या रोल है, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली थी, किसका क्या रोल है। अब हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट लाइन से लेते हैं इसको, मैंने यहाँ तक रीड किया था, आपको समझा दिया था। द वल्वा इज द आउटर ओपनिंग ऑफ वेजाइना, द मेल प्रोड्यूसिंग। अब यहाँ पर दे रखा है इंट्रोडक्शन अबाउट बोथ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट्स के बारे में दे रखा है कि मेल गैमेट जो बात कर रहे हैं हम वो कैसा होता है स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शन वाइज, और दूसरा फीमेल गैमेट ओवा एग्स होता है तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। द मेल प्रोड्यूसेस मिलियन ऑफ स्पर्म इन हिज टेस्टिस ईच डे मिलियंस ऑफ मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। कहाँ पर होता है टेस्टिस में। स्पर्म इज अ सिंगल कॉल्ड मेल गैमेट विथ 3 पार्ट्स, अ हेड with a nucleus and a middle piece and a long tail। इसके पोर्शन हो गए कि एक मेल गैमेट को हम अगर स्टडी करने बैठे तो उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, जैसे हमारा होता है ना बॉडी का हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। किसी चीज़ को भी हम डिवाइड करते हैं तो एक इंसेक्ट को हम इन 3 पार्ट में समझते हैं कि सबसे पहले उसका हेड पोर्शन है, बीच वाले चेस्ट पोर्शन को थोरेक्स बोलते हैं, और नीचे वाला जो स्टमक या उसके नीचे का जो पार्ट पोर्शन होता है रिमेनिंग उसको एब्डोमेन बोलते हैं। तो इस तरह से मेल गैमेट्स के भी 3 पार्ट हुए, मेल सेंटर सबसे ऊपर वाला हेड, बीच वाला न्यूक्लियस एंड मिडिल पीस, और मिडिल पीस होगा बीच में जहाँ पे न्यूक्लियस होगा, और साथ में होगी लॉन्ग टेल जो फिगर 9.5 में दे रखा है आपको आगे। द स्पर्म आर मोटाइल, मेल गैमेट की बात करें तो ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मीनिंग क्या होता है मूवमेंट करने वाला, मोटाइल का मीनिंग है मूवेबल, मूवेबल लिख देना आप पेंसिल से यहाँ पे। तो जो मेल गैमेट की बात करते हैं तो वो कैसा होता है मूवेबल होता है, इसके अंदर जो टेल पोर्शन होता है वो इसकी मूवमेंट करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। द फीमेल प्रोड्यूसेस, अब दूसरी बात किसकी आ जाती है फीमेल गैमेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं ओवा और एग्स, एग्स प्लूरल ओवा सिंगुलर। इन हर ओवरीज, ओवरीज में बहुत सारे ओवा या एग्स कंटिन्यू बनते रहते हैं, फीमेल बॉडी की बात करें। ईच ओवम इज राउंडेड, स्ट्रक्चर ऑफ द साइज ऑफ अ पीस हेड, इसका राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर हेड पोर्शन दे रखा है, बीच वाले पोर्शन को नेक बोलते हैं, इस पोर्शन को मिडिल पीस बोलते हैं, और ये पूरा पोर्शन जो है वो कहलाता है टेल। अब यहाँ पे जो टेल को कवर्ड करता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको साइटोप्लाज्म को कवर्ड कर रहे हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल शेप, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल होता है जो स्पाइरल शेप में यानी स्पाइरल रूप में होता है, शेप जो बोलते हैं इसका। यहाँ पे होता है एक्रोसोम हेड, और यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। जैसे बात करें न्यूक्लियस और एक्रोसोम, तो ये दोनों क्या है, ये ही तो मेन पार्ट है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाते हैं, यानी कि ये अपने हेरेडिटरी मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करवाते हैं। यानी बोल सकते हैं कि इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी होगा जो अपने जो पेरेंट होते हैं उनसे नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें ट्रांसफर होने वाला मटेरियल
यहाँ पे होता है, ठीक है। मीन्स है इट इज मेनी टाइम्स लार्जर देन अ मेल गैमेट। मेल गैमेट से फीमेल गैमेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये बहुत ही टाइनी होता है। One ovum or egg cell is released from one of the ovaries into oviduct approximately every 28 days। यहाँ पे जैसे लिखा है one ovum, एक egg cell रिलीज होती है from one of the ovaries, एक ओवरी से into the oviduct approximately। oviduct से कंटिन्यू क्या होती रहती है, रिलीज होती है एवरी 28 डेज, यानी 28 डेज इनका टाइम दे रखा है कि 28 डेज में हर बार 28 डेज में क्या होता रहता है, एग सेल जो होता है वो कंटिन्यू रिलीज होता रहता है। ये तो डेली बनते रहते हैं, कौन, मेल गैमेट। लेकिन फीमेल गैमेट का दे रखते हैं अभी 28 डेज इनका टाइम पीरियड होता है, टेकन टाइम पीरियड, बनने में फॉर्मेशन होने में टाइम लगता है। बनती कहाँ है, ओवरीज में। लाइक स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, ये भी एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से बना हुआ है, और ये भी एक सिंगल सेल से बना है। हम इसकी बात करते हैं, जैसे ये मेल गैमेट था, आपको ये दोनों स्ट्रक्चर आज की क्लास के बाद बनाने, तो आप यहीं पे राइट करके लिख दो। अभी होमवर्क पेंसिल से ये दोनों आपके होमवर्क में डायग्राम बन जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, एग्स का या ओवा का, तो सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना नॉट कोरोना वायरस, ठीक है। यहाँ पे जो लेयर है उसको बोला है यहाँ पे कोरोना रेडिएटा, इसका नाम दे रखा है। इसके बाद अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है दैट साइटोप्लाज्म, ये जो सेकेंड लेयर है वो है ज़ोना पेल्यूसिडा, और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैरी होता है। अब है नेक्स्ट स्टेप, और वो है फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का फ्यूजन, इसकी बॉल पे इसका स्टिक होना, स्टिक होने के बाद इसका अंदर एंटर होना, एंटर होने के बाद इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या हो जाना, मिक्सअप हो जाना, फ्यूजन हो जाना, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जैसे डायग्राम में दे रखा है 9.7 ये वाला प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, ये क्या है, एग सेल, और ये सारे क्या है, मेल गैमेट्स। बहुत सारे मेल गैमेट्स हैं, लेकिन इनमें से फ्यूज सिर्फ एक होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज इट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी इन द ओविडक्ट। मतलब ये कि फीमेल बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन है, दैट मींस इट्स कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Oviduct, female's body in the oviduct. During the process, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. As a result, the fertilized egg, also called zygote, ये सारी टर्म्स, सारे वर्ड मैं आपको पहले ही शॉर्ट में बता चुका हूँ ना, ताकि आपको नया ना लगे। ये जैसे वर्ड आया ज़ाइगोट, आपको आपके लिए नया है ही, ज़ाइगोट में आपको पहले ही पता चला। जब दो गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है तो वो जो सेल कहलाती है वो ज़ाइगोट कहलाती है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे जैसे दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, उन फ्यूजन से एक सिंगल न्यूक्लियस बना, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट। इस फॉर्म ज़ाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ये एक न्यू इंडिविजुअल की बिगनिंग यानी स्टार्ट पॉइंट होता है, जहाँ से न्यू बेबी का या न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ दे रखा है फीमेल गैमेट, सिंगल एग दे रखा है, 1 2 3 4, ये सारे क्या है, मेल गैमेट्स है जो इसके ऊपर स्टिक होने वाले हैं, लेकिन इनमें से अंदर सिर्फ एक ही एंटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस दोनों का एक एंटर होने के बाद क्या होगा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ज़ाइगोट। ये जैसे ये बन गया, दोनों का फ्यूजन होने के बाद ये प्रोसेस हुई फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियस है, दोनों का फ्यूजन हुआ, फिर आपको एक सेल दिख रही है, फिर ये दो आपको डिवाइडेशन दिख रहा है। ये सिंगल सेल था, ये थोड़ा सा डबल सेल बन गया। अब इसमें डिवीजन होगा तो ये 4 सेल स्टेज आ गई। 4 सेल के बाद 8 सेल, 8 से 16, जस्ट मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, सेल की संख्या बढ़ती जाएगी, सेल से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और इस तरह से एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू बेबी का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो हमारा फॉर्मेशन भी इसी तरह से हुआ है। यही तो इंटरेस्टिंग होता है बायो में पढ़ने के लिए, कि हमारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ होता है। तो इस तरह से 1 सेल, 2 सेल, 4, 8, 16 एंड बार बार डिवीजन होने के बाद जो सेल कंटिन्यू डिवाइड होकर जो चीज़ बनाती है वो एम्ब्रियो कहलाता है। अब यहाँ पे जैसे दे रखा है, यहाँ पे पूरी डिमेच्योर हो गया एग, जैसे यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ शॉर्ट में दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसी होती है और ये दोनों का फ्यूजन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको समझ आने के लिए इजी वे में, एग है ये यहाँ पर और ये है मेल गैमेट।
फीमेल गैमेट प्लस दे रखा है बीच में, प्लस क्यों दिया है क्योंकि फर्टिलाइजेशन है। तो फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट इक्वल्स टू जाइगोट, ये बन गया आपका जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या बनता है एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे दे रखा है पूरा आपको यहाँ तक, एक तो ये दोनों डायग्राम बनाने हैं और उसके बाद ये प्रोसेस के डायग्राम बनाने हैं। लिखना अभी कुछ भी नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। इसमें लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो कास्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। कास्ट में क्या क्या रिफॉर्म चल रहे थे, कौन कौन से सुधार चल रहे थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स थे जैसे नाम दे रखे थे आपको, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण भंडारेकर, एम.जी. रानाडे, इन सब ने क्या किया, कास्ट को रिफॉर्म करने के लिए यानी कि कास्ट में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के प्रयास किए। साथ ही साथ उसके अलावा और भी कुछ पर्सन थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हरिदास ठाकुर, श्री नारायण गुरु। इन लोगों ने क्या किया, कास्ट को लेकर उनके इक्वलिटी और जस्टिस को लेकर बात की थी कि अगर सभी लोगों को क्या मानना चाहिए, इक्वल मानना चाहिए, कास्ट के बेस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को समानताएं और न्याय मिलना चाहिए। तो अब ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम जो इसमें नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, यानी कि गैर ब्राह्मण आंदोलन जो चला था, किसने चलाया था, किस प्रकार से चलाया था, उसके बारे में हम देखते हैं। इन द अर्ली 20th century द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। अगर आपसे ये पूछा जाए नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था तो आंसर क्या होगा, 20th century, अंडरलाइन कर देना। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट has acquired access to education, wealth and influence। अब देखो क्या दे रखा है, the initiative came from the non brahmin castes। नॉन ब्राह्मण कास्ट यानी कि गैर ब्राह्मण जो जाति थी उन्होंने भी धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली थी, वेल्थ के रूप में धनी भी हो गए थे और वो भी अपना प्रभाव छोड़ने लगे थे। They argued that Brahman were heirs of Aryan invader from the north who had conquered southern land from the original inhabited of the region, the indigenous Dravidian races। अब देखो क्या बात हो रही है यहाँ पर कि उन लोगों ने क्या किया, जो भी नॉन ब्राह्मण थे उन्होंने आर्ग्यू किया दैट ब्राह्मण वर हेरिस, हम ब्राह्मण लोगों के क्या है, उत्तराधिकारी कह सकते हैं या वारिस कह सकते हैं। क्या हेरिस का मीन्स क्या होता है, वारिस ऑफ आर्यन इन्वेडर। जब आर्य लोगों ने आक्रमण किया था नॉर्थ पर, हु हैड कनकर्ड साउथर्न लैंड फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेड, तो हम वहाँ के क्या हैं, ओरिजिनल यानी कि मुख्य वहाँ के निवासी हैं ऑफ द रीजन द इंडिजिनियस द्रविडियन रेस। और हम किसके अंदर आते हैं, भारतीय द्रविड़ जो है उसके अंदर हम आते हैं। ये कौन कह रहा है, नॉन ब्राह्मण, ये आर्ग्यू कर रहे, तर्क कर रही है, बता रहे हैं कि हम आपकी ही कैटेगरी में आते हैं, हम आपके ही वारिस से। और जब आक्रमण हुआ था, आर्यन लोगों ने जब आक्रमण किया था उस समय हम किसके पार्ट थे, साउथर्न लैंड ओरिजिनल रूप से हमारी थी, इनहेबिटेड का मतलब हम वहीं के निवासी थे और हम पर्टिकुलर किसके थे, द्रविडियन रेस। रेस का मतलब जाति कह सकते हो, आप वर्ग कह सकते हो। द्रविड़ जो वर्ग था उसके हम वारिस थे। दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। इस बेस पर उन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मण से चैलेंज भी किया था। और क्लेम का मतलब होता है दावा पेश करना, किसी बात के लिए अपने आप को सिद्ध करते तो हम क्या करते, क्लेम करते ना किसी के भी ऊपर, कि जैसे तुम क्लास में कभी फाइटिंग भी करते हो तो क्या करते हो, तुम क्लेम करते हो, तुम दावा करते हो, नहीं मैम ये देख रहा था, आप इससे पूछ लो कि मैंने ऐसा किया ही नहीं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पक्का दावा कर रहे हो। तो यहाँ पर भी जो नॉन ब्राह्मण थे वो ब्राह्मणिकल जो भी कास्ट थे उनके ऊपर क्लेम कर रहे थे, अपनी पावर को बता रहे थे। A.V. रामास्वामी नायकर और पेरियार एज ही वॉज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। देखो किसके बारे में दे रखा है, रामास्वामी नायकर और पेरियर, ये किससे बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इंटरेस्टिंगली he had been an ascetic in his early life and had studied संस्कृत स्क्रिप्चर। देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्टिंग बात है ये, ही हैड बीन एन एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है, तपस्वी। वह अपनी अर्ली लाइफ यानी कि स्टार्टिंग की जो लाइफ थी उसमें उनका जीवन कैसा था, तपस्वियों के जैसा जीवन था। एंड हैड स्टडीज संस्कृत स्क्रिप्चर, और वो क्या पढ़ते थे, संस्कृत से रिलेटेड जो भी बुक्स और ये थी उनको वो पढ़ते थे। उसके बारे में उसके बाद क्या हुआ, केयरफुली
लेटर ही बिकम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस। धीरे धीरे वो क्या बन गए थे, कांग्रेस के मेंबर बन गए थे, क्योंकि उस समय जो मेन पार्टी थी हमने फर्स्ट हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कांग्रेस पार्टी का निर्माण कब हुआ था, 1815 में 1885 में कांग्रेस पार्टी बन गई थी। तो उस समय के बाद में ये आंदोलन चला था, तो तब हम कह सकते हैं कि किसके मेंबर बन गए थे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन गए थे। Only to leave it is discussed when he found it a feast organized by nationalist sitting arrangement followed caste distinction that in the lower caste were made to sit and snake place from the upper caste। अब जब ये बन गए थे तो पहले ऐसा होता था कि इन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, इनको ये चीज़ देखने में आई है डिस्गस्ट का मतलब घृणा करना। जो उच्च वर्ग के लोग जो थे, उच्च जाति से जो बिलोंग करते थे, वो लोअर कास्ट के लोगों से क्या करते थे, घृणा करते थे। और साथ ही साथ उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो भी कैसा था, कास्ट के अकॉर्डिंग था। लोअर कास्ट वर मेड टू सिट डिस्टेंस फ्रॉम अपर कास्ट। अपर कास्ट की जो सीट होती थी वो अलग होती थी और लोअर कास्ट के जो भी मेंबर्स होते थे उनकी सीट अलग होती है। एक तो हम इस चीज़ को देखते हैं, और एक कब ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर वो चीज़ बीतती है तब हमको पता चलता है कि रियलिटी में ऐसा होता है। तो ये किसके साथ हुआ था, पेरियार के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, नायकर और पेरियार उनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर उन्हीं कास्ट से बिलोंग करते थे। तो वो बता रहे हैं अपने को कि जब मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर बना और जो वहाँ पर सभा गठित होती है तो उसमें अपर कास्ट के लिए और लोअर कास्ट के लिए क्या होती है, अलग अलग प्रकार की सीट को डिसाइड कर रखा है। और अपर कास्ट के जो भी मेंबर हैं वो लोअर कास्ट के मेंबर्स को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। Convinced that untouchable had to fight for their dignity, Periyar found the self-respect movement। अब बात कहाँ पर आ गई, मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी, एक हम किसी को दूसरे को देखते हैं तो हम सिर्फ फील करते हैं, लेकिन जब अपने आप पर कोई बात आती है तो हम उसके लिए क्या हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। तो अब यहाँ पर भी यही हो रहा है कि फाइट फॉर देयर डाइग्निटी, पेरियार फाउंड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। अंडरलाइन करना कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यानी कि क्या कह सकते हैं, अपने को अपनी रेस्पेक्ट के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, यानी कि सभी लोगों को अपनी रेस्पेक्ट प्राप्त करनी है, कि अपना स्वाभिमान बनाए रखना है, तो उसके लिए स्वयं को वर्क करना पड़ेगा। He argued that untouchable were the true upholder of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjected by Brahmins। देखो जो बात पहले आई है वो वापस ये लिख रखा है यहाँ पर। ही आर्ग्यूड, उन्होंने क्या तर्क किया कि अनटचेबल वर द ट्रू अपहोल्डर, जो अनटचेबल है, जिनको आप अछूत कहते हो, वही सही मात्रा में ओरिजिनल रूप से तमिल और द्रविड़ जो संस्कृति है उससे बिलोंग करते हैं और ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग करते हैं। यानी कि मेन जो थे पहले, ब्राह्मण से भी पहले जो थे वो कौन थे, जिनको आप अछूत कहते हो, जो तमिल और द्रविड़ संस्कृति को बिलोंग करते हैं, वो उसी ब्राह्मण वर्ग के अंदर आते थे। He felt that all religion authorities saw social division and equality as God given। अब वो ऐसा महसूस करते हैं कि ये सारी रिलीजियस ऑथोरिटीज़ धर्म को लेकर जो भेदभाव होता है और सामाजिक जो वर्ग कर रखे हैं, असमानताएं बता रखी है, ये पर्टिकुलर आप किसको मान के करते हो, गॉड को मान के करते हो कि हम इस भगवान के समर्थक हैं, हम उस भगवान के समर्थक हैं। लेकिन हमें कोई भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप इस प्रकार से सोशल रूप से इनइक्वलिटीज़ कीजिए, सामाजिक असमानता फैलाइए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कौन भगवान को बेस मानकर हमको ये सारी चीज़ें मनवाई जाती हैं। Untouchables had free themselves therefore from all religion in order to achieve social equality। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, अनटचेबल अछूत भी क्या है, अपने आप में फ्री है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और सामाजिक समानताएं प्राप्त कर सकते हैं। पेरियार वॉज एन outspoken critic of Hindu scripture, especially the quotes of Manu, the ancient lawgiver and the Bhagavad Gita and the Ramayana। देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, पेरियार वॉज आउटस्पोकन क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है समालोचना करना, जिसके बारे में गुण और दोष दोनों बताना। तो उनके कह सकते हैं उन्होंने इस चीज़ की आलोचना की थी, जो मुख्य हिंदू के स्क्रिप्चर्स यानी कि जो लिपियाँ थी, जो लेख लिखे हुए थे, जो बुक्स लिखी हुई थी, उनके बारे में स्पेशली क्या क्या दे रखे हैं, कोड्स ऑफ मनु, मनु के लिखे हुए कोड, उसके अलावा एनिशियंट लॉ गिवर, एनिशियंट लॉ गिवर का मीन्स होगा प्राचीन कानून के जो नियम बनाए गए हैं उनके बारे में, भागवत गीता और रामायण। भागवत गीता, रामायण, मनु
और एनिशेंट लॉ गिवर जो भी दे रखे हैं, जो कानून बनाए गए थे, उनके बारे में आलोचना किसने की थी? तो पेरियार ने की थी, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि इनके अंदर बहुत सारे जाति को लेकर भेदभाव बताए गए हैं कि जाति की बेस पर किस प्रकार से भेदभाव कर सकते हैं। He said that this text had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women. उसके अंदर ही बता रखा है, he said that, उन्होंने ऐसा बोला, दिस टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड। अब वो जो टेक्स्ट है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? एस्टेब्लिश द ऑथोरिटी। एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, क्या? ऑथोरिटी। ब्राह्मण लोग क्या करें कि दूसरों के ऊपर अपनी ऑथोरिटी बनाए रखें, क्या है कि हम ही संप्रभु है, हम ही सर्वोच्च हैं। उसके अलावा उन्हीं बुक में ऐसा बता रखा है, उन्हीं ग्रंथ में ऐसा बता रखा है कि डोमिनेशन ऑफ मेन ओवर वुमेन, यानी कि पुरुष जो है उनका वर्चस्व ज़्यादा है महिलाओं से। तो ऐसा किस में बता रखा है? कोर्ट्स ऑफ मनु, भागवत गीता, रामायण और लॉ गिवर जो भी सिद्धांत बने हुए कानून से रिलेटेड, उसके बारे में बता रखा है। इससे रिलेटेड जो एक पैराग्राफ अपने को और दे रखा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एक है गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है ना? गौण लैंगिक लक्षण के बारे में हम अध्याय 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। नर जनन अंग और मादा जनन अंगों के बारे में हमने पढ़ा था कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है, वे युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण जो होता है वह शुक्राणु उत्पन्न करता है, और अंडाणु जो होता है वह अंडाशय जो होता है वह अंडाणु का उत्पन्न करता है। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास, जब युवावस्था में आ जाती है तो उनके स्तन में विकास होने लगता है, और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूछों का आना, अर्थात दाढ़ी मूछें आने लगती। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करता है। जिसे हम पहचान लेते हैं, जिसकी दाढ़ी मूछें होती है वो लड़का है ना, और जो बिल्कुल क्लीन है उसको लड़कियां हैं। स्तन के आधार पर भी हमको उनको पहचान सकते हैं। तो अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये जो परिवर्तन आया है लड़कियों में स्तन का और लड़कों में दाढ़ी मूछों का, तो ये गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आते हैं, लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल और जांघ के ऊपरी भाग प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा इस तरह नियंत्रित होते हैं। जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वह हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं, यह अंतःस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जिनके कारण यह सभी परिवर्तन होते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण, पौरुष हार्मोन एवं टेस्टोस्टेरोन, जैसे मैंने बताया है कि पुरुष जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन नामक जो पदार्थ होता है वह उनसे प्रारंभ होता है, और यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है। ठीक है ना, जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा। उदाहरण के लिए चेहरे पर बाल आना, लड़कियों में यौनारंभ के साथ अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन। यह दोनों हार्मोन याद रखना, लड़कों में अलग होते हैं, लड़कियों में अलग होते हैं, ताकि इन हार्मोन्स के द्वारा उनके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन के द्वारा जिससे स्तन विकसित होते हैं, दुग्धस्रावी ग्रंथियां एवं दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन से पुरुष के अंदर कौन सा हार्मोन है और स्त्री के अंदर कौन सा हार्मोन है। अब देखिए जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। जो जनन का कार्य होता है, जैसे जनन के द्वारा हम नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, बच्चा यानी कि शिशु उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर हार्मोन की क्या भूमिका है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित
करती जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन होता है वह रुधिर के अंदर यानी कि जो हमारा रक्त वाहिनियाँ होती है उनके अंदर प्रवाहित होती है और स्रावित होती है जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग जहाँ तक वहाँ पहुँचना है उसका लक्ष्य है वहाँ तक वह पहुँच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर के अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। अब आपने कभी अभी पढ़ा कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन की पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित ग्रंथि, देखो इसके अंदर पीयूष ग्रंथि होती है जो अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु और एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने में नियंत्रण करता है। ये जो पीयूष ग्रंथि है जो क्या करता है, अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने पर नियंत्रण करता है। जैसा आप देख लीजिए बना हुआ है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनन अंगों को टेस्टोस्टेरोन यानी कि पुरुष या नर में एस्ट्रोजन स्त्री स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। यह दोनों जो हार्मोन होते हैं जो उन पुरुष के अंदर और स्त्री के अंदर पाए जाते हैं। फिर ये रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्तर तक पहुंचता है। ये जो ग्रंथि हार्मोन्स होते हैं यह रुधिर के द्वारा उस लक्ष्य यानी कि जहाँ तक वहाँ पहुँचना होता है वहाँ तक पहुँच जाते और यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीपित करता है यानी कि वह परिवर्तन करता। शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं जैसे स्तनों का या बालों का या जो भी अन्य जो भी परिवर्तन होते हैं तो यह परिवर्तन उन हार्मोन्स के द्वारा प्रारंभ होता है। अब देखिए मानव में जनन काल की अवधि, ठीक है, जब किशोरों के वृषण और अंडाशय में युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार अगर होता है तो वह जनन करने में सक्षम हो जाते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुष में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। यह पुरुषों में अधिक समय तक रह सकती है। जैसे स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता है। जो जनन अंग जो विकास होता है वह स्त्रियों में 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलता रहता है। तो उनकी आयु सीमा निश्चित है यानी कि 12 से 50 या 45 वर्ष तक वह जनन क्रिया कर सकते हैं। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में यह किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनक को ग्रहण कर सके, यानी कि उसकी दीवार मोटी हो जाती है जिससे उसका निषेचन हो सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु गर्भाशय का मोटी स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव आप जानते होंगे, जिसे लड़कियां जानती हैं, जिसे ऋतुस्राव अर्थात रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार आता है यानी कि महीने में एक बार आता है, यानी कि उसको हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। पहला ऋतुस्राव प्रारंभ होता है जिसे रजोदर्शन लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। तो यह लगभग 40-45 उम्र तक ही होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक यह रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय भी लग सकता है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो सकता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपने जो पढ़ा है मेन पॉइंट एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है ना। कल हम संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है वह क्रिया पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लास्ट में पढ़ रहे थे बीजी व्यंजन सर्वसमिका के अंदर, जिसके अंदर 9.4 प्रश्नावली ने शुरू की थी, उसी के अंदर अपन ने सवाल नंबर पहले का तीसरा अपन ने हल किया था द्विपदों का गुणा। उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आप देखिए, सवाल नंबर 5वां देखिए, इसी का
पहले का पांचवा एक्सरसाइज 9.4 पहले का सवाल नंबर पांचवा देखिए 2pq प्लस 3q स्क्वायर और 3pq माइनस 2q स्क्वायर, यानी दोनों का आपस में क्या करना है, द्विपदों का गुणा। ये दो पद है और ये दो पद है, दोनों द्विपदों का गुणा करना है। वही तरीका आपको मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहले इस पहले वाले पद को दोनों पदों से गुणा, इस दूसरे वाले पद को दोनों पदों से गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दे रखा है 2pq का गुणा, इस 2pq का गुणा में कर रहा हूँ, प्लस के 3pq है, इस प्लस के 3pq से गुणा कर रहा हूँ, क्लियर। ये कंप्लीट, वापस प्लस के 2pq है, ये 2pq का गुणा कर रहा हूँ मैं, माइनस के 2q स्क्वायर, याद रखना यहाँ पे प्रश्न में लिखना माइनस 2q स्क्वायर। वापस देखना, सबसे पहले अपन प्लस के 2pq का गुणा प्लस के 3pq से करूंगा, उसी प्रकार प्लस के 2pq का गुणा माइनस 2q स्क्वायर से कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसी प्रकार आगे देखना, ये प्लस के 3q स्क्वायर है, इसका गुणा 3pq से करूंगा, उसी प्रकार प्लस 3q का स्क्वायर का गुणा माइनस 2q स्क्वायर से करूंगा। सबसे पहले ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस के 3q स्क्वायर का गुणा 3pq से कर रहा हूँ, उसी प्रकार प्लस के 3q स्क्वायर का गुणा, वापस देखना 3q स्क्वायर का गुणा करना है माइनस 2q स्क्वायर से, क्लियर। अब ध्यान से देखना, इसी प्रकार 2pq और 3pq। अब देखो यहाँ 2 का गुणा 3 से किया 6, यहाँ p है और यहाँ पे p है, p और p का गुणा p से करूंगा क्या आएगा, p स्क्वायर, q का गुणा q से करूंगा 2 स्क्वायर, क्लियर। आगे देखो, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, प्लस का गुणा माइनस से करूंगा क्या आएगा माइनस, ये पहले लगा दो आप चिन्ह, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 2, 2 का गुणा में 2 से करूंगा क्या आएगा 4, ये 4। अब ये देखो p है, यहाँ पे p नहीं है, p छोड़ दो, यहाँ पे क्या q है और यहाँ पे क्या q स्क्वायर, q का गुणा q स्क्वायर से करूंगा क्या आएगा q की घात 3। जब दोनों चर समान होंगे, दोनों आधार समान होंगे, बीच में गुणे का निशान होगा तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएगी। उसी प्रकार लिखना है प्लस के 3q स्क्वायर और प्लस के 3pq है, दोनों का गुणा करूंगा, प्लस 3 का गुणा 3 से क्या 9q स्क्वायर और ये क्या q की घात 3 हो जाएगा, परंतु अल्फाबेट में p पहले आता है, p भी लिख दो, पहले p लिख दो, यहाँ से लिखना ध्यान से आप, 3 का गुणा 3 से क्या तो ये हो गया 9, ठीक है, 9pq स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। आगे देखना, प्लस का गुणा माइनस से क्या माइनस, 3 का गुणा 2 से क्या 6, q स्क्वायर का गुणा q स्क्वायर से करके क्या आएगा q की घात 4। आगे देखो p स्क्वायर करके नजर आ रहा है, नहीं है, छोड़ो। आगे देखो यहाँ पे p q की सॉरी माइनस 4p q की घात 3 प्लस 9p की घात p q की घात 2, ये दोनों सेम नहीं है, नहीं जुड़ेगा, ये आपका राशि में क्या होगा आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ना तो कुछ जुड़ रहा है ना ही कुछ घट रहा है। इसी कड़ी में देखो आगे सवाल नंबर चौथा देखो, ये तो क्या छठा, देखो ये तो क्या पांचवा। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और 4a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर, ठीक है। अब देख सकते हैं इसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो इन दोनों का आपस में क्या करना है गुणा, ये बाहर जो है इसका गुणा अंदर वाले से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इधर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3/4 a स्क्वायर ऊपर है, ध्यान रखना ऊपर लिखना, प्लस 3b स्क्वायर, इसके नीचे कुछ चीजें तो क्या लिखो 1, ये लिख देना, ये सबसे बड़ी बात है, ये तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। इनटू क्या करना है 4 का गुणा करना है a स्क्वायर से माइनस 2/3, ये भी इसका ऊपर लिख देना, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सेंटर में जो होता है वो हमेशा ऊपर में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, ये जो बाहर 4 है इसका गुणा इससे कर लो पहले, फिर बाद में आगे वाली स्टेप बाद में करते हैं, ठीक है। देखो 3a स्क्वायर बटा 4 प्लस 3b स्क्वायर बटा 1, ये हो गया इनटू, अब बताओ 4 का गुणा a स्क्वायर से करूंगा तो 4a स्क्वायर नीचे कुछ नहीं 1, उसी प्रकार ये माइनस लगा दो। अब इस 4 का गुणा इससे करना है, देखो यहाँ साइड में जाके कर रहा हूँ, 4 गुणा 2b स्क्वायर बटा 3, ठीक है। तो 4 का गुणा में 2 से करूंगा क्या आएगा 8,
8b² 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ 8b² 3, ठीक है। ये गुना मैंने साइड में जाके आपको बता दिया। अब देखो, अब वो तरीका है, पहले इस तरीके का गुना इससे, इस तरीके का गुना दूसरे से, इससे दूसरे का गुना पहले से, इस दूसरे का गुना दूसरे से। क्लियर? ध्यान से देखो, 3a² का गुना करना है मुझे पहले से 4a² 1 से। क्लियर? वापस लो, प्लस के 3a² 4 का गुना करना है माइनस के 8b² 3 से। क्लियर? आगे देखो, प्लस के 3b² 1 का गुना करना है 4a² 1 4a² 1 से। उसी प्रकार वापस 3b² 1 का गुना करना है 3b² 1 का गुना करना है किससे? माइनस 8b² 3 से। क्लियर? इसका गुना दोनों से कर लिया, इसका गुना दोनों से कर लिया। क्लियर? करो। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये 4 से 4 कट रहा है, क्रॉस से कट गया, और कुछ कट रहा है इधर वाला नहीं कट रहा है, ये प्लस है ना, प्लस के ये दोनों कटेगा गुणे में, ये दोनों गुणे में कटेंगे, ये दोनों गुणे में कटेंगे। अब कट रहा है नहीं कट रहा है, ऊपर ऊपर का गुना 3 और यहाँ पे 1 है, 3 का गुना 1 से 3 और 1 का गुना a² का गुना a² से क्या है 1 का 4 और नीचे कुछ भी नहीं बचा, छोड़ दो। प्लस 4 से 4 कट गया, 1 ही बचा, 1 का गुना 1 से क्या आएगा 1, कोई मतलब की बात नहीं। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया। क्लियर? 4 के पड़े से 8 काटो 2 बार, माइनस के 2। अब देखो ये प्लस के ये क्या है माइनस, प्लस का गुना माइनस से क्या लो, ये माइनस भी तो करो, प्लस का गुना माइनस से क्या तो माइनस। अब ऊपर क्या बचा देखो 2, माइनस के 2 माइनस लगा दिया और 2 बचा, और क्या बचा a² b², नीचे क्या बचा कुछ नहीं, 1 उस पर यहाँ देखो कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ प्लस का गुना प्लस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस, 3 का गुना 4 से 12 और ये a² b² ये a² और b² गुना करेंगे। ठीक है? इधर देखो यहाँ 3 से 3 कट गए। अब ऊपर क्या बचा प्लस है, देखिए माइनस है, प्लस का गुना माइनस से क्या तो माइनस, और यहाँ क्या है 8 है, ये 8 ये b² और ये b² क्या कर b² 4, नीचे क्या बचा कुछ नहीं, 1 बचा। अब देखो ये 3 1 4 और वो ये नहीं है 3 1 4। अब a² b² यहाँ पे भी है, a² b² यहाँ पे भी, ये प्लस के 12 है a² b² और माइनस के 2 a² b² है, तो प्लस के 12 है a² b² में से माइनस के 2 a² b² गए तो प्लस के 10 a² b²। क्लियर? और यहाँ पे कितना है माइनस के 8 4, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है? इसी प्रकार ये सवाल में अपना कंप्लीट। आगे देखिए, क्लियर? अब आगे देखिए सवाल नंबर दूसरा देखिए, इसी में दूसरे का एक और देख लीजिए, पहला सवाल देख लीजिए 5 - 2x। ठीक है? ये तो पहला बिल्कुल सिंपल है। आप एक काम करो, सवाल नंबर चौथा देखो, इसका सवाल नंबर चौथा दूसरे का p² - q² 2p + q। ठीक है? दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है। ध्यान से देखना कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से देखना। वही कंडीशन p² का गुणा इससे करना है, p² का गुणा इससे, q² का गुणा इससे, q² का गुणा इससे। ठीक है? इधर सबसे पहले p² का गुणा कर रहा हूं 2p से। ठीक है? p² का गुणा 2p से किया, वापस प्लस के p² का गुणा किससे करना है, q से। क्लियर? ये बात क्लियर? अब वापस क्या है माइनस है, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस q² का गुणा कर रहा है 2p से, फिर वापस के माइनस है माइनस q² का गुणा करना है q से। क्लियर? p² का गुणा दोनों से कर दिया, q - q² का गुणा दोनों से कर दिया। करो, यहाँ p² यहाँ पे योग संख्या है तो यहाँ दो आगे की संख्या है तो होगा दो, ये p² और ये p कितना हो गया, p² का गुणा p से क्या p की घात 3, ये p² और p² का गुणा करेंगे p² p आएगा, ये माइनस के और ये प्लस के, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे माइनस लगा दो पहले तो, और ये संख्या 2 है और कोई नहीं है 2 लगा दो, और अल्फाबेट में p पहले आता है q² बाद में आता है तो p q² गुणा करोगे।
ठीक है। इधर देखो ये माइनस की क्यू है, क्यू स्क्वायर और प्लस के क्यू है, तो माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस, और क्यू स्क्वायर का गुणा क्यू से करेंगे 2 की घात 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। और वो मिल नहीं रहा है सेम से, देखो ये पी स्क्वायर क्यू है, ये पी क्यू स्क्वायर है, दोनों जुड़ नहीं सकते, ठीक है। दोनों समान होंगे, जड़ समान होंगे, आधार समान होगा और घात समान होगी तो जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। ये आपका हो गया फाइनली आंसर, ठीक है। एक आधा और देख लीजिए इसके अंदर, सवाल नंबर तीसरे का पहला देख लीजिए, एक और बता देता हूँ, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक सवाल देख लीजिए तीसरे का पहला, सवाल नंबर तीसरे का पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्वेश्चन पर x प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। ये एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा लेना, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों गुणे में, इन दोनों को गुणे में चलाओ, इसको साथ में चल देना। वही कंडीशन x स्क्वायर का गुणा x है, x स्क्वायर का गुणा 5 से, देखना हल कर रहा हूं बिल्कुल इजी है। x स्क्वायर का गुणा x से करना है, वापस का प्लस का x स्क्वायर का गुणा आपको 5 से करना है, वापस की माइनस की 5 है, ये माइनस की 5 का गुणा x से करना है, वापस -5 -5 का गुणा 5 से करना है। ये तो बाद में कितनी होगी नॉर्मल, और ये प्लस के 25 है, प्लस के 25 करेंगे, क्लियर। आगे देखो x स्क्वायर का गुणा x से करेंगे, x की घात 3, ये x स्क्वायर है 5 है, 5 का गुणा x स्क्वायर से करूंगा तो प्लस के 5x स्क्वायर, ध्यान से देखना। आगे देखो ये माइनस के 5 है और ये x प्लस का माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस के 5x, माइनस 5 का गुणा प्लस 5 से किया तो माइनस के 25 और ये प्लस के 25। देखो कोई x क्यूब वाला है नहीं है, x स्क्वायर वाला है नहीं है, x वाला है नहीं है, ये दोनों को माइनस कर दे, ऊपर क्या आ रहा है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका आंसर, ठीक है। आगे जो भी है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसके अंदर जो सवाल बाकी है दूसरे सवाल के अंदर, बाकी जो रखे हैं पहले सवाल के अंदर और दूसरे सवाल के अंदर, वो आपको अपने घर पे बैठे बैठे हल करने हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अपने लेसन नंबर 2 यानी कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन को कंटिन्यू रखते हुए अब अपने को वन्य जीवन वनस्पति के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जीवों के द्वारा हमको प्राप्त होता है, पालीतंत्र किस प्रकार से होता है, जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनके संबंधों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों से हमको क्या चीज़ें मिलती है, हमारे लिए किस प्रकार से वो उपयोगी है, वन्य जीव जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, ठीक है, कौन सा जीव हमारे लिए क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें अपन ने कल देखा था। अब आता है अपने प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी कि किसी भी जगह पर, यानी कि अलग अलग जगह पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि ठंडे प्रदेश जो होता है या ठंडा स्थान जहाँ होता है वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि बहुत जहाँ पर सूखा होता है, बारिश बिल्कुल नहीं होती है, कम बारिश होती है, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उसी प्रकार से जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, इन सभी के बारे में अपन देखते हैं। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, यानी कि वनस्पति की वृद्धि यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उनकी जो वृद्धि होती है, जो बढ़ते हैं उनकी ना, तो वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ का जो तापमान होता है या फिर वहाँ का जो आर्द्रता यानी कि नमी जो होती है, उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। देखो विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे कि वन है, उसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि घास स्थल है, घास जहाँ पर उग जाती है वो किस प्रकार की वनस्पति होगी, वहाँ पर गुल्म है और टुंड्रा है। ये 4 प्रकार से उसको बांटा गया है। अब आता है फिर जैसे कि भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र है, जहाँ पर बारिश बहुत तेज होती है और पानी भरा रहता है, वहाँ पर उन क्षेत्रों में किस प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। जैसे कि देखिए भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं वो क्या है, ज़्यादा विशाल होते हैं, यानी कि बड़े बड़े उनकी ऊंचाइयाँ और मोटाई जो होती है वो बराबर होती है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष वहाँ पर उग जाते हैं। इस
प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि जिन वनों के अंदर पानी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में है, वहाँ पर क्या होता है, ऐसे पौधे होते हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। नीचे भी उनकी जड़ें क्या है कि लंबी लंबे बहुत सारे क्षेत्र तक फैल जाती है और उनका ऊपरी भाग जो क्या है बढ़ता जाता है। लेकिन कहाँ होता है ये, जहाँ भारी वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ है, वहाँ के वनों में क्या है, भारी वर्षा होगी तो क्या होगा, वो पानी कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा और पौधों को पर्याप्त मात्रा में वहाँ से पानी मिलता रहेगा, जिससे कि वो बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। जैसे आर्द्रता का मतलब है नमी कम होती जाती है, तो पौधों का या पेड़ पौधों का जो आकार होता है वो क्या होता जाता है, सर्वथा कम होता जाता है। उनकी सघनता यानी कि घने वृक्ष जो होते हैं वो सूखते जाते हैं, पानी अगर कम होगा। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और जहाँ पर सामान्य वर्षा होती है, न तो कम वर्षा होती है और न ही ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, छोटी छोटी घास के रूप में पौधे उगते हैं, जो कि घास के मैदानों के नाम से जाने जाते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ व घर में उगते हैं। जैसे कि अपन रेगिस्तानी इलाके के अंदर चले जाएं, है ना, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होती है तो क्या है, वहाँ की जमीन के अंदर पानी नहीं होता है, जिससे क्या है कि उनके पौधे जो होते हैं वो ऊपर बढ़ नहीं रहे। पौधों को यानी कि पानी प्राप्त करने के लिए उनको नीचे यानी कि भूमि के अंदर गहराई तक जाना पड़ता है। यानी कि बाहर वो क्या होती है, उनकी कंटीली झाड़ियाँ, उनकी जो पत्तियाँ होती है वो छोटी छोटी पत्तियाँ हो जाती है। और जैसे कि पानी पूरा नहीं मिलने के कारण क्या है, उन पत्तियों के आसपास में कांटे उगाते हैं, कांटे निकल जाते हैं, जिससे क्या होती है, कंटीली झाड़ियाँ हो जाती है। फैलाव भी उनका ज़्यादा नहीं होता है, इतने पौधे बाहर निकलते हैं, उसके अलावा बाहर नहीं आते। जैसे कि अपन रेगिस्तान के अंदर चले जाओ, अपन जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, वहाँ अपन चले जाते अपने को जहाँ तक नजरें घुमाएंगे अपने को रेत ही रेत दिखाई देती है। वहाँ पर हमको कोई भी एक बड़ा वृक्ष दिखाई नहीं देता है। जैसे देखते अपने बेर की झाड़ियाँ होती है ना, जैसे छोटी छोटी इस प्रकार की झाड़ियाँ हमको दूर तक दिखाई देती है। तो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ में गुल में उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ें गहरी होती है। पौधे क्या ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते, अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं। उनकी जड़ें जो होती है वो गहरी रहती है। क्यों जाती है, क्योंकि उनको पानी प्राप्त करने के लिए उनको बहुत नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि भूमि के अंदर जो पानी का जो तल जो होगा वो बहुत नीचे रहता है, तो जड़ें इनकी गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। यानी कि आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए, नमी की हानि को घटाने के लिए इनकी जो पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, कंटीली होती है, कांटे उगाते हैं और मोम की तरह होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। मांस और लाइकेन यानी कि 2 प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है। यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में क्या है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है ना। वहाँ का वातावरण जो है, वहाँ का जो तापमान जो है बहुत ही ठंडा रहता है। ठंडा होने के कारण वहाँ पर जैसे कि कोई बड़े बड़े पेड़ पौधे तो उग सकते नहीं है, झाड़ियाँ वहाँ निकल सकती नहीं, क्योंकि बर्फ के कारण वो क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो ये 2 प्रकार की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, मांस और लाइकेन नाम की पाई जाती है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कई अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त होता जा रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के कारण संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब देखो, पिछली 2 शताब्दियों के अंदर विश्व के, खाली अपने यही नहीं मान सकते, संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसमें क्या है कि जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या है, वनों को साफ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, अब लोग को वनों को काटेंगे नहीं तो लोग कहाँ रहेंगे। विभिन्न प्रकार के पहाड़ है उनको काटे जा रहे हैं, लोग आज वहाँ जा करके मकान बना रहे हैं, अपनी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। जैसे कृषि योग्य जो भूमि है उसको भी हटाया जा रहा है, लोग अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण ये सारा हो रहा है। विशाल क्षेत्रों के वृक्षों को काट दिया जाता है, जिससे कि विश्व भर में जितने भी वन है वो क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए इसका संरक्षण, वनों का संरक्षण है, वन्य जीवों का संरक्षण है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुमूल्य संसाधन है ये हमारे लिए, इनका
यानी कि इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब ये जितना भी अपन ने पढ़ा है इसको आप कम से कम एक बार फिर से एक बार रीडिंग मार लेना, और जो आगे नेक्स्ट आने वाला है उसको भी आप पढ़ लेना, और इसके बीच के अंदर से जितने भी छोटे छोटे मौलिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी आपको बनाने हैं। किताब को पढ़नी है आपको, बीच में से कितने प्रश्न आप पैराग्राफ में से निकाल सकते हो वो सारे क्वेश्चन आपको निकालने हैं। जब भी अपन ऑफलाइन में मिलेंगे तो उस चीज़ को अपन देख लेंगे, मैं देखूंगी उनको कि आपने कितना वर्क उसमें किया है। ठीक है, तो आगे वाला पढ़ लेना। जो नेक्स्ट है अपना प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे। थैंक यू।